हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी में चलते हैं जहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट्स चार्जेस ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, विच चार्ज आर पॉजिटिव। सेकंड है विच चार्ज हैज द लीस्ट लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाई। उसके बाद थर्ड है मेरे पास कौन सा, इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। जस्टिफाई योर आंसर नियर ए, नियर बी, नियर सी और नाउ वेयर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास फोर ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके मतलब फोर कंडीशंस के लिए बताना है हमारे पास। देखिए एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। इसके हमें डिस्कस करना है और बताना है कि इसमें किसमें कितनी वैल्यूएशंस होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच चार्ज आर पॉजिटिव। तो आपको मालूम है सिंपल सा एक अमाउंट कि मेरे पास जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी हमेशा आउटगोइंग ऑफ होंगी, तो वो हमारे पास कौन सा चार्जेस होता है? पॉजिटिव चार्जेस होता है। और एक निगेटिव ऑफ चार्जेस से हमेशा इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके यहाँ पे खत्म कर रही होती है अपने आप को। ठीक है, तो अगर आप देखो जहां जहां पर से मेरे पास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो पॉजिटिव चार्जेस। तो ऑप्शन नंबर ओ पे जो ए है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। सी जो है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, वो भी पॉजिटिव है। बट बी कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक, और व्हाई क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है कि मेरे पास किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आपको मालूम है जहां से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी उसका मैग्नीट्यूड का अमाउंट हमेशा उतना ही कैसा होते जाता है? ज्यादा होते जाता है। जैसे अगर ए की बात की जाए, ये 3 3 6 और एक 7 है इस पे। बट अगर बी में बात की जाए तो 3 3 6 और एक 7 है इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सी में अगर बात की जाए तो 3 3 6 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। मतलब जो मेरे पास मैग्नीट्यूड सबसे हाईएस्ट है वो किसका है? मेरे पास सी का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। ठीक, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कैसा बोल रहा है कि मेरे पास कहाँ पे मेरे पास इस पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमारे पास होने के लिए आपको मालूम है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्जेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमेशा हमें कैसा मिलता है? ये पॉजिटिव और निगेटिव के आउटसाइड मिलता है। कैसा मिलता है? पॉजिटिव और निगेटिव के आउटसाइड मिलता है। और अगर मेरे पास जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी हमेशा उसके अपोजिट साइड जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी उसके नियर अबाउट में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मेरे पास कैसा मैं जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिले, तो अगर आप देखिए तो मेरे पास ये पॉजिटिव और निगेटिव क्यों, मतलब ये निगेटिव है बी और ये सी पॉजिटिव है। तो मेरे पास जो न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस है वो इस साइड कहीं नियर ऑफ बी होंगे। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में एक चीज है मेरे पास कि क्वेश्चन में एक और पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड है। अगर मेरे पास ये चीज मालूम है आपको कि टू ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट मिड ऑफ ये दोनों के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी होंगी वो न्यूट्रल दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कहीं पर लाई करेगा। अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे दूर और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक, तो मेरे पास ये मालूम है कि ए का मैग्नीट्यूड लेस देन ऑफ कितना है? मेरे पास सी। तो ये चांसेस है कि नियर ऑफ ए मेरे पास हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास कैसा, मेरे पास यहाँ पर लाई कर सकता है कि मेरे पास यहाँ नियर अबाउट हो कैसा रिप्रेजेंट कर सकता है। अब मेरे पास बी के लिए पॉसिबिलिटी ये नहीं, क्योंकि अदर पॉजिटिव ऑफ चार्जेस के कारण मेरे पास यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखेगा इस पेज के पास। तो ये तीनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन से जो मुझे न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस है वो ए और सी के बीच में ही है, क्योंकि इसकी पोलरिटी तो अपोजिट है बी की। अगर बी की पोलरिटी अपोजिट है ए और सी से तो यहाँ पर मेरे पास मिलने की ये दोनों के बीच में कोई चांसेस नहीं। मुझे जो मिलने के चांसेस है वो ए और सी के बीच में है और नियर अबाउट ऑफ किसके होंगे? मेरे पास ए के होंगे। तो ये मेरे पास ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सब्जेक्टिव के हम लोग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा बोल रहा है यहाँ पर पे, इसको भी देखते हैं, थोड़ा साइज इसकी भी इंक्रीज ही रखते हैं। देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 5 चार्जेस Q each are placed at the corner of regular pentagon of side, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट O द सेंटर ऑफ द पेंटागन, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा, ठीक। तो अगर आपको मालूम है कि मेरे पास रेगुलर पेंटागोनल मतलब सभी से डिस्टेंस ऑफ कैसा होगा, सेम होते चला जाएगा। अगर सभी से डिस्टेंस ऑफ सेम होता हुआ चला जाएगा तो आपको ये चीज मालूम है कि मेरे पास सभी इक्वल ऑफ फोर्सेस लगाएंगे और ये यूनिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के मिड ऑफ पॉइंट पे है। मतलब ये कहा जाए तो इसके मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमेशा हमें जीरो मिलेगी। कैसा, जीरो मिलेगी। कभी भी अगर आपके पास चाहे वो पेंटागोन हो या हेक्सागोनल हो या रेक्टेंगुलर, हमेशा उसके सेंट्रोइड पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा अगर सभी कॉर्नर्स पे प्लेस चार्जेस का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटीज कैसी हो, सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि 5 चार्जेस है, सभी कैसे मेरे पास ईच प्लेस्ड है कॉर्नर पे ऑफ रेगुलर पेंटागोन का। तो हमारे पास जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। उसके बाद कैसा, सेकंड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O if the charge from one of the corners say A is removed, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे कैसा दिखेगा अगर मैं इसके कॉर्नर से किसी भी एक साइड से जो A है मेरे पास उस साइड से अगर मैं चार्जेस को क्या कर लिया, रिमूव कर लूंगा, तो आपको देखने में क्या मिलेगा मैं बताते चलता हूँ। देखिए, एक सिंपल सा अमाउंट है, अगर यहाँ से आप चार्जेस को रिमूव कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड रिप्रेजेंट करेगा, ये इस साइड रिप्रेजेंट करेगा और ये आपको इस साइड दिखाएगा, ठीक है। अब अगर जैसे ही आप यहाँ पर से रिमूव किए, ठीक है, तो आपके पास ये पॉजिटिव ऑफ चार्जेस होगा। अब ये पॉजिटिव चार्जेस किस साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इस डायरेक्शन पे लगा रहा होगा। एक पॉजिटिव ऑफ चार्जेस से रिमूव कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, सॉरी। एक सेकंड, what will be the electric field at O if the charge from one of the corners say A is removed, सॉरी A से आप रिमूव कर ले रहे हो। तो एक्चुअल में अगर आप जब यहाँ पे चार्जेस को प्लेस किए थे तो एक्चुअल में जब आप चार्जेस को यहाँ पे प्लेस किए थे तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन के फोर्स को न्यूट्रल कर रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये चारों फोर्सेस का कोई एक रिजल्टेंट रहा होगा जो इस डायरेक्शन पे रहा होगा, उसी को तो ये ए पॉइंट का चार्ज क्या कर रहा होगा, न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। मतलब ये कंफर्म है जैसे ही मैं ए को रिमूव करूंगा तो मुझे सिर्फ एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स मिलेगा जो कि किसके अलोंग होगा, मेरे पास ये ब्लू वाला फोर्स कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ऑफ, सॉरी ब्लू बोल रहा हूं, रेड फोर्सेस ऑफ कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू ऑफ रिमूविंग ऑफ पॉइंट ए चार्जेस द वैल्यू विल बी, जो न्यूट्रलाइज हो रहा था, सॉरी सो द जो वैल्यू न्यूट्रलाइज हो रहा था मेरे पास ये डायरेक्शन की फोर्सेस को, वो कैसा रहेगा, बच जाएगा। तो मतलब अब जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस सारे हमारे पास जीरो हो रहे थे तो उसमें से एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इनका इस डायरेक्शन में बच जाएगा जिसकी वैल्यूएशन ऑफ ड्यू टू ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस ए एक पॉइंट ओ पे जो था वो अमाउंट हमारे पास बच जाएगा। मतलब वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो चार्जेस की वैल्यू q है और डिस्टेंस हर पॉइंट पे r स्क्वायर है जिसकी डायरेक्शन किसमें है मेरे पास, अलोंग ऑफ कितना है मेरे पास, ओ ए वेक्टर के अलोंग बचेगी। अब अगर फिफ्थ चार्ज आप रखोगे तो वो इसी को कैंसिल करेगा डाउन साइड लगा के, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ओ पॉइंट पे जीरो मिलेगा। तो ऑप्शन सेकंड, सॉरी सेकंड क्वेश्चन भी हो गया फर्स्ट का, फर्स्ट तो हो ही गया। थर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O if the charge q at A is replaced by -q, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चंस पे अभी ये चार्जेस लग रहा था ड्यू टू ऑफ रिमूविंग ऑफ चार्जेस A पॉइंट, ठीक। अब अगर मेरे पास A पॉइंट के चार्जेस को अगर मैं प्लस q से रखता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे जीरो मिल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं माइनस ऑफ q से तो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर ही होगी। तो जितना अमाउंट का ये है इसी अमाउंट का एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा
1/4π∈Q/R², जहां से हमें ई नेट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी हमारे पास 1/4π∈2Q/R²। अब ये अलोंग हो जाएगा किसके मेरे पास ओ ए वेक्टर के अलोंग हो जाएगा। ठीक, चल फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, थर्ड हो गया, सॉरी थर्ड हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बी नंबर के क्वेश्चन में, हाउ वुड योर आंसर टू ए बी अफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन विद चार्ज q एट ईच ऑफ कॉर्नर। अगर वो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि रेगुलर पेंटागन जो है इसको मैं कैसा रिप्लेस कर दूं n नंबर के पॉलीगॉन से, तो एक चीज आप समझो, चाहे आप, मैं अभी आपको बताया था ना कि आप चाहे कैसा स्क्वायर लो, अगर चार्जेस की डिस्टेंस हर एक साइड से ऑफ सेम है तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा सेंट्रॉइड पे। चाहे आप ट्रायंगल लो तब भी आपके पास सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा इफ ऑल चार्जेस मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी विल बी सेम। ठीक, तब की कंडीशंस पे, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बी पॉइंट पे भी मेरे पास अगर चाहे n पॉलीगॉन्स, n रेगुलर नंबर्स ऑफ पॉलीगॉन्स आप चाहे कोई से भी क्रिएट करिए, उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगा और ये नॉट अफेक्टेड होगा। कैसा? नॉट इफेक्टेड होगा। ठीक है, चले हमारे पास, चल, तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द गिवन फिगर, ये सब्जेक्टिव से अब हम लोग खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग कैसा कर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल करेक्ट आंसर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन में, द गिवन फिगर gives electric line of force due to two charges q1 and q2, what are the sign of two charges। ठीक है, दो चार्जेस गिवन है, एक q1 गिवन है और एक q2 गिवन है, और ये बोल रहा है कि इनमें मेरे पास चार्जेस की वैल्यू कितनी होगी जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया। तो आपको इतनी सारी झंझट ही नहीं देखना, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन पे मैं बताया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटगोइंग दिखेंगी, और अगर मेरे पास पॉजिटिव ऑफ चार्ज, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ चार्जेस होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इनकमिंग दिखेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ Q1 चार्जेस और Q2 है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग है, मतलब मेरे पास बोथ आर कैसा है, नेगेटिव। मुझे अदर क्वेश्चंस के ऑप्शन देखने ही नहीं, क्योंकि देखो अदर में क्या बोल रहा है, बोथ आर पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग है। Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज नेगेटिव, नहीं दोनों का साइन सेम है। ठीक है, अब Q1 इज नेगेटिव बट Q2 इज पॉजिटिव, ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए यही करेक्ट। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फोर फील्ड पैटर्न शोन अज्यूमिंग देयर आर नो चार्ज इन द रीजन शोन, व्हिच ऑफ द पैटर्न रिप्रेजेंट ए पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब ये चार कंडीशन जिसमें चार्ज तो नहीं रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को बता। तो देखिए, पहली बात, अगर इसमें सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आधे पोर्शंस पे जा रही है और आधे पोर्शंस पे आ रही है, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास किसी एक चार्ज के हाफ अमाउंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए और या हाफ अमाउंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर सी ऑप्शन पे देखा जाए तो सी ऑप्शन पे अगर मैं कोई भी चार्जेस को प्रेजेंट करूं, एक्चुअल में सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, लेकिन मेरे पास कैसा है कि एक कन्वर्जिंग ऑफ, सॉरी डाइवर्जिंग ऑफ स्टेप से थोड़ा आगे जाने पे ऐसा फील हो रहा है कि एक और चार्ज है। अगर ऐसा कंसीडरेशंस है तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप की नहीं दिखेंगी। ठीक, और डी ऑप्शंस पे मेरे पास अगर मैं चार्जेस प्लेस भी करूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज पाथ बना रही हैं, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास क्लोज पाथ नहीं बनाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सिर्फ बी होगा, क्योंकि वो ये बताएगा कि इस साइड एक पॉजिटिव चार्जेस है और इस साइड एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के कहां ले जा रही होती है, नेगेटिव के ले जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। ठीक, तो फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, बी करेक्ट है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है यहाँ पर से कि मेरे पास कैसा है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास कैसा है, ए चार्ज Q
A charge q is fixed at distance d. A charge q is fixed at distance d in front of an infinite metal plate. The lines of force are represented by, तो मतलब मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू को है जिसको फिक्स कर दिया गया कितने डिस्टेंस ऑफ में, डी डिस्टेंस पे, इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट मेटल प्लेट के फ्रंट में, ठीक। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है द लाइन ऑफ फोर्स आर रिप्रेजेंटेड, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक सिंपल सी चीज आपको मालूम है कि हमेशा एक प्लेट ऑफ हो उस पे अगर मेरे पास जो भी चार्जेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो मेरे पास कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द ऑफ कैसी होती है, सरफेस होती है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव ऑफ चार्जेस को रखता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे जहां पर से जा रही हूँ उस प्लेट पे हमेशा परपेंडिकुलर टू द कैसी जाएंगी, सरफेस जा रही हैं। तो मेरे पास ये पॉसिबल है, बट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ मेरे पास कैसी हैं, इनकमिंग के साथ साथ आउटगोइंग भी है, तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। मेरे पास क्या क्वेश्चन में, ए चार्ज टू इज फिक्स्ड एट डिस्टेंस d इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट मेटल प्लेट में, ठीक। द लाइन ऑफ फोर्स आर रिप्रेजेंटेड, तो लाइन ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन पे जाएगा क्योंकि मेरे पास एक शीट के लिए, इनफाइनाइट लेंथ की शीट के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है लास्ट स्टेप पे, बट इस पे मेरे पास कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शंस आपको दिख रही है, एक में आधे में जाते हुए, आधे में कैसा, इस पोर्शंस पे कैसा है, इनकमिंग है, इसमें कैसा, आउटगोइंग है। इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, और इस पे परपेंडिकुलर है भी तो कैसे अमाउंट पे है, जैसे ये आया है अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर्वेचर के फॉर्मेट में मिलती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टेंजेंट में जाके एकदम से परपेंडिकुलर नहीं होना कि ऐसा शार्प ऑफ टर्निंग देखने को मिले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ का ए हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर स्केच इन द फिगर स्टेट इफ। तो मेरे पास क्वेश्चन में ये स्केच बनाया दो चार्जेस के कारण। तो अगर आपको देखना हो तो अब पहले के बाद कौन सा पॉजिटिव है मुझे ये बताना। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से आउटगोइंग और निगेटिव के लिए कैसी होती हैं, इनकमिंग होती हैं। जहां पर आप देखो तो आपको पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग दिखेंगी, मतलब पॉजिटिव से आउटगोइंग दिखेंगी, मतलब ये चीज आप समझो कि मेरे पास स्मॉल क्यू कैसा है, पॉजिटिव है, बट कैपिटल क्यू कैसा है हमारे पास, निगेटिव। और जिससे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। तो स्मॉल क्यू से आउटगोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, बट मेरे पास कैपिटल क्यू में इनकमिंग ऑफ लाइन कम है। तो हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q। तो Q इज पॉजिटिव एंड कैपिटल Q इज स्मॉल ऑफ कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q। तो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d. P is a point on the line joining the charge at a distance x from any one charge. The field at P is E. E is a plot against x for value of x from close to 0 to slightly less than of D. Which of the following represent the resultant curve? क्वेश्चन में ऐसा कंसिडरेशंस करने के लिए बोल रहा है कि दो पॉजिटिव ऑफ चार्जेस हम कंसिडरेशंस करते हैं, ठीक है। मेरे पास आइडेंटिकल है, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो कितना है हमारे पास d। अगर मेरे पास आपको ये मालूम है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ d है, तो मेरे पास यहाँ पर मिड ऑफ पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस साइड ऑफ कंडीशंस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसे फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इसे सेकंड कह रहा हूँ। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई2 वेक्टर। दोनों कैसे होंगे, एक्चुअल में मिड कंडीशंस पे सेम होंगे। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम। पोलैरिटी भी कैसी है, सेम है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। देखिए तो सेकंड चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा वो इस पॉइंट पे E2 इधर दिख रहा होगा, E1 इस साइड दिख रहा होगा। बट अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में मेरे पास E1 इस डायरेक्शन में होगा
और E2 इस डायरेक्शन पे होगा और हमारे पास जो E1 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन ऑफ E2 होगा और मेरे पास जो E नेट दिखेगा वो इस डायरेक्शन पे दिखेगा। सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यूएशन ऑफ E1 इधर है मेरे पास और ये सेकंड ऑफ चार्जेस इधर है E2। अब नियर अबाउट अगर मैं E के हूं तो मेरे पास E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस इस रीजन में सभी में मिड पॉइंट के बाद यहाँ तक सभी पॉइंट पे E2 का डिस्टेंस कम है और E1 का कैसा है ज्यादा है। तो E नेट की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास इस डायरेक्शन पे होगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं ग्राफ को प्लॉट किया यहाँ पे ऐसा कंसिडरेशंस कर रहा हूँ तो पहला पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पॉजिटिव चार्जेस के जस्ट ऊपर जो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर रखा हुआ ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो जस्ट ऑफ ओरिजिन पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर दिखेगा और r की वैल्यू अगर मैं जीरो लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलेगा तो इनफाइनाइट मिलेगा। यहाँ से चलते चलते क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है डिस्टेंस भी इधर है दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर के फॉर्मेट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय ऑफ आर स्क्वायर इनटू ऑफ कौन सा होता है आर कैप ये होता है मतलब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जिधर मैं जा रहा हूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही है तो पॉजिटिव है। तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन पे जा रही हैं। ठीक है, मिड पॉइंट पे आप देखिए मिड पॉइंट तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से कर्व बनाते हुए आएंगी और जिस पॉइंट पे d इज इक्वल टू 0 मतलब जहां पे e की वैल्यू 0 है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा। उसके बाद जस्ट अगर ये पॉजिटिव ऑफ चार्जेस है तो अब देखिए अब मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड हो गई है मतलब इस डायरेक्शन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा डिस्प्लेसमेंट जस्ट लेफ्ट टू राइट ही है तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास कैसा मेरे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड है मतलब निगेटिव ऑफ होते हुए चलेगा। अब ये कर्व इस साइड से चलेगा और जैसे ही मैं सेकंड चार्जेस के पास पहुंच रहूंगा तो फिर से e की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी मतलब इधर इनफाइनाइट से चलते हुए इधर इनफाइनाइट पे खत्म कर रहा होगा मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है द बॉब ऑफ पेंडुलम ऑफ मास 8 माइक्रोग्राम। ठीक है, सॉरी 8 म्यू जी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कितना है 8 माइक्रोग्राम है कैरी ए सॉरी 8 हाँ माइक्रो जी है कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 39.2 into 10 the power of minus 10 coulomb in an electric field of 20 into 10 the power of 3 volt per meter। ठीक, and it is at rest the angle made by the pendulum with the vertical will be। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक बॉब पेंडुलम है ठीक है इस तरह से जिसका जो मास है वो वैल्यूएशन हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। मास मतलब मेरे पास एम की वैल्यू ऑफ कितना एम जी की वैल्यू ऑफ एक्चुअल में मेंशन कर दिया है वो कितना है मेरे पास 8 म्यू इनटू ऑफ कौन सा हमारे पास जी है ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास इसके जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 39.2 इंटू 10 दी पावर ऑफ माइनस 10 कूलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेरे पास कितना वोल्ट मीटर इट इज रेस्ट में। ठीक है, और मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और एंगल मेड ऑफ विथ पेंडुलम पूछ मतलब बोला है एंगल मेड बाय ऑफ पेंडुलम विथ कहां से वर्टिकल से कितना होगा वो बताना। तो देखिए एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे लगना अप्लाई हुआ। ठीक है, अप्लाई किए हम लोग तो जिससे ये बॉब पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉब अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज करके कहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी Q इंटू ई। ठीक, अब इसके बाद इसका वेट ऑफ डाउन साइड होगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा mg। अब यहाँ पे एक टेंशन ऑफ फोर्सेस लग रहा होगा इसके अपोजिट ये टेंशन ऑफ लग रहा होगा। ठीक, अब अगर ये थीटा है तो इसी तरह से एक थीटा इधर लगेगा ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया मेरे पास ये t cos थीटा और इसके अपोजिट साइड ये कितना हो गया हमारे पास t sin थीटा। इस तरह से ये है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको मालूम है अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी Q इंटू ई।
और टी कॉस थीटा की जो वैल्यूएशन होगी वो वैल्यूएशन किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल। दोनों को अगर डिवाइड किए तो सॉरी कॉस थीटा कर रहा हूँ, ठीक। अगर मैं दोनों को डिवाइड किया तो मुझे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से टी कॉस थीटा, टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाय ऑफ एम जी। जहां से मुझे ये पता चला कि टेन थीटा इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितना है 39.2 इंटू टेन दी पावर ऑफ -10 और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है कि 20 इंटू टेन दी पावर ऑफ 3 और मास की जो वैल्यू है mg की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है 8 माइक्रो, मतलब 10 दी पावर ऑफ -6 और g की वैल्यू 9.8 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। अब एक्चुअल में जैसे ये हुआ हमें ये दिखना है स्टार्ट हुआ कि एक्चुअल में ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैं 9.8 लिए हूँ। 9.8 को अगर मैं किससे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग मेरे पास 39.3 हो 39.2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में अगर आप देखिए तो आपके पास यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, अगर आप देखिए तो यहाँ पर से आपको दिखेगा, सॉरी 4 होगा ना, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, सॉरी 3 लिख दिया ना, ये 4 होगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 दी पावर ऑफ -10 है और ये मेरे पास कितना है, आप देखिए 10 दी पावर ऑफ -10 एक जाएगा तो 9 हो जाएगा और 3 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। 10 दी पावर ऑफ -6 और 10 दी पावर ऑफ -6 भी कैंसिल आउट होगा, 1 हो जाएगा, मतलब थीटा टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी। सॉरी टेन थीटा की वैल्यू कितना है 1 है, 1 है सॉरी। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल मेकिंग विथ वर्टिकल हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास कैसे हैं टू चार्जेस, कितने चार्जेस हैं, टू चार्जेस हैं, ईच इक्वल, कितने चार्जेस हमारे पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन है इसकी बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि टू चार्जेस ईच इक्वल टू एन ईटा क्यू और ईटा की पावर में -1 इज लेस देन ऑफ कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आर प्लेस्ड एट दी, मतलब मेरे पास जो ईटा की पावर -1 जो है ये मेरे पास कैसा है लेस देन ऑफ स्क्वायर रूट 3 है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर इज E3, ठीक, E3 where E naught is equal to Q, E naught is equal to Q by of 4 pi epsilon naught into A square, ठीक है। कितना क्वेश्चन में मेंशन किया, तो मुझे ये बताना है कि जो थर्ड कॉर्नर में है मेरे पास E3 की जो वैल्यू है वो E naught से कम है ज्यादा है, ये किस तरह से इसका बिहेवियर है ये हमें डायरेक्टली बताना, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशंस हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से अपने बिहेवियर को दिखा रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टू चार्जेस है, कितने चार्जेस हमारे पास टू चार्जेस है और कैसा प्लेस है मेरे पास, कैसा टू चार्जेस ईच इक्वल ऑफ है आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऐसे मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर हम लोग डिनोट कर लेते हैं जिसके साइड्स ऑफ मेरे पास कितने हैं ए, ठीक है, ऐसे कॉर्नर में प्लेस किया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर इज E3, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा वो कितना दिखेगा, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इधर से भी ए है और इधर से भी ए है और ये वैल्यूएशन ऑफ कितना है 60 डिग्री, ये फर्स्ट पॉइंट और ये कौन सा है मुझे सेकंड पॉइंट। अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस साइड दिखेगा तो ये E1 हुआ और अगर सेकंड के लिए देखेंगे तो ये इस साइड दिखेगा ये E2 होगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास थर्ड कॉर्नर में इसी डायरेक्शंस पे दिख रहा होगा। अब अगर एक्चुअल में ये 30-60 डिग्री है तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में भी जो एंगल दिखेगा वो कितना दिखेगा 60 डिग्री तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में आपको कितना दिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस ऑफ E2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2E1 इंटू E2 इंटू कितना हो गया cos 60 डिग्री, ठीक है। अब अगले स्टेप में मेरे पास ये कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, एक्चुअल में दोनों के मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं हमारे पास इक्वल ही तो है। अगर मैं देखूं यहाँ
करेंगे तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि बोथ ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड आल्सो डिस्टेंस फ्रॉम इट एनी ऑफ पॉइंट थर्ड कॉर्नर मेरे पास कैसा डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा वो दोनों के लिए कैसा मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर इज इक्वल। तो देन हमारे पास ऐसा देखने को मिलेगा E1 स्क्वायर प्लस ऑफ E2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2E स्क्वायर और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू हमें स्क्वायर रूट 3 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा E1 मिलेगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें इतनी मिली। ठीक, तो अब अगर इतनी मिली तो बोथ ऑफ एंड्स में जो हमारे पास चार्जेस की वैल्यू वो ईटा क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E1 की बात और E2 की बात की जाए तो ईटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ देम कितना मेरे पास a स्क्वायर। अगर दोनों का डिस्टेंस ऑफ कितना है तो यही मिल रहा होगा। तो ई नेट की जब वैल्यू अगर हम देखें तो वो एक्चुअल में स्क्वायर रूट 3 E1 की वैल्यू की अगर बात की जाए तो ईटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हुआ a स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं इसी को कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडरेशंस कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास यहां पर से देखा जाए तो मेरे पास जो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है हमारे पास। अगर यहां पर से देखूं तो मेरे पास जो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और कितना है हमारे पास ईटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। बट क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ई नॉट की वैल्यू तो इतना है, तो मेरे पास अब ये E3 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ईटा ई नॉट है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ईटा नॉट की, और क्वेश्चन ये सॉरी ईटा की, क्वेश्चन में ईटा मेंशन है कि ईटा इनवर्स इज लेस देन ऑफ स्क्वायर रूट 3। तो ईटा 1 बाय ईटा की जो वैल्यू लेस देन ऑफ कितना है मेरे पास स्क्वायर रूट 3। तो अगर मैं ये देखूं तो ईटा की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास, ईटा इज ग्रेटर देन ऑफ 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 3 है। मतलब मेरे पास अगर मैं ईटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो ये 1 बाय रूट 3 से ज्यादा, मतलब ये कैंसिल होने के बाद भी 1 नहीं होगा। मतलब मेरे पास E3 की वैल्यू ऑलवेज भी, मतलब E3 की जो वैल्यू वो कितनी है मेरे पास E नॉट इनटू ऑफ समथिंग ऑफ कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। मतलब E नॉट इज ऑलवेज लेस देन ऑफ कितना है मेरे पास E3। मतलब E3 विल बी ग्रेटर देन ऑफ कौन सा मेरे पास E नॉट। इट एनी नॉट कंडीशंस मेरे पास E3 विल नॉट इक्वल टू ऑफ E नॉट है, बिकॉज़ द वैल्यू विल बी गिवन eta is always be greater than of 1 by of root 3। अगर मेरे पास ऐसा वैल्यूएशन गिवन है कि ईटा हमेशा मेरे पास 1 by रूट 3 से ग्रेटर देन है, तो हम ये कंसीडरेशंस करते हैं कि ईटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी 1 by रूट 3 से ज्यादा है। मतलब जब भी इसको मैं यहाँ पे ईटा की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो ऑलवेज भी मोर देन ऑफ 1 आएगी, और मोर देन 1 आएगी मतलब ये वैल्यूएशन हमेशा E3 की वैल्यू E नॉट से कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी। मतलब नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसा हमें बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q and minus 2q are fixed on the x-axis at position A and 2A from origin respectively. At what position on the axis the resultant electric field is zero। तो क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन कर रहा है कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q और एक हमारे पास कितना है माइनस 2। मेरे पास एक की पोजीशन ऑफ है जो कितना है a है और एक की पोजीशन ऑफ 2a है, और कहां से x इज इक्वल टू मेरे पास मेंशन है कि x से इसकी पोजीशन इतनी मेंशन, ठीक है, और ये x से है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो हमारे पास कितना है a। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है a, और इसकी जो वैल्यूएशन वो प्लस ऑफ q क्वेश्चंस के हिसाब से। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज तो मेरे पास वैल्यूएशन में गिवन है। अब अगर मेरे पास ये बोला है तो ये भी बोल रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चाहिए। पहली बात, आप
जब भी देखोगे तो आप इधर उधर कैलकुलेशन करने से, पॉजिटिव निगेटिव में फंसने से बेटर एक सिंपल सी आप चीज समझो, ठीक, कि मेरे पास अगर कभी भी दो पॉजिटिव चार्जेस, कोई भी पॉलिटिक मतलब दो सेम पॉलिटी के चार्जेस हो कोई भी मैग्नीट्यूड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मिडिल ऑफ पोर्शंस कहीं पर मिल रहा हो, मतलब ये दोनों के बीच में कहीं पर इन बिटवीन ऑफ मिल रहा हो, ठीक। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और पॉलिटी भी सेम है तो इक्विलेट ऑफ मिडिल पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे फोर अवे टाइप में मिलेगा, ठीक है। सिमिलर होगी अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो और सेम ऑफ में हो या फिर चाहे जैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी बीच में लाई नहीं करेगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा हमेशा उसके अपोजिट साइड, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नियर अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मतलब उसके पास में कहीं दूसरे साइड, ठीक है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर अगर मैं डिसाइड करूं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 2q का, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो न्यूट्रल मिल रहा होगा वो इस डिस्टेंस पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कंसीडरेशंस कर ले रहा हूँ कि ये डिस्टेंस में x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ सेकंड पॉइंट बोथ कंसीडर्ड ऑफ कैसा इक्वल एंड अपोजिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट के लिए मैं कंसीडर करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड दोनों इक्वल हो, तो अगर मैं देखूं तो ये k और इसके चार्ज की वैल्यू q है और डिस्टेंस ऑफ x का स्क्वायर सेकंड, मेरे पास कितना है k और चार्ज की वैल्यू यहां से यहां इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी है 2q और जो डिस्टेंस है वो x प्लस ऑफ a का कैसा है मेरे पास स्क्वायर, k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, q और q कैंसिल आउट, जहां से हमें पता चला कि x प्लस ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, जहां से हमें ये पता चला कि x प्लस ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ठीक। और अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास यहाँ पर से ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी मिलेगी, x माइनस ऑफ रूट 2x, सॉरी ये वैल्यूएशन हमारे पास x की जो देखने को मिलेगी उसके कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितने मिलेंगे हमारे पास, यहाँ पर से x की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हमारे पास कितना स्क्वायर रूट 2x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू a, x को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a, ठीक, अपॉन में कितना a, यही होगा, ठीक। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो a स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1, मतलब इधर से इसकी डिस्टेंस ऑफ मेरे पास कितनी मिल रही है, इस साइड से मेरे पास इसकी जो डिस्टेंस मिल रही है वो a बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 मिल रही है। और अगर मैं इस साइड से कंसीडर करूं तो मेरे पास यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी मिलेगी ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल में ओरिजिन पॉइंट से पूछा है। At what position on the axis the resultant electric field is zero? X से किस पोजीशन पे मुझे जीरो मिल रहा होगा, ठीक है। तो पहली बात अगर मुझे ये डिस्टेंस है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास x इज इक्वल टू a है और ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चंस पे जो हम कैलकुलेट किए ये आई है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है a में से a बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, जिससे मेरे पास जो आंसर आएगा वो वैल्यूएशंस मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये दिखेगा कि ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो गई, देखिए ये मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर से वैल्यू a स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ a और ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक, यही चीज होगा क्या, कुछ गड़बड़ है, अभी आप सोचो एक्चुअल में इस आंसर में कुछ गड़बड़ है, अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तब भी इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। अगर चलो ठीक है फिर भी मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि आ जाए, ठीक। तो a और ये स्क्वायर रूट 2 हुआ माइनस ऑफ 2a और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1, चलो कंसीडर ही कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी होगी, मैं इस डिस्टेंस को d कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ d, ये डिस्टेंस ऑफ d, इसकी वैल्यू इधर क्वेश्चन में x मेंशन, ठीक है। चलिए ये d हो गया और मैं a को अगर कॉमन लिया तो सॉरी कितने को कॉमन ले लेता हूं मैं स्क्वायर रूट 2a को कॉमन ले लेता हूं, स्क्वायर रूट 2 a को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से वैल्यूएशन, उल्टा में सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना, हाँ हाँ इसी के लिए सॉरी सॉरी मैं उल्टे साइड से सब्सट्रैक्ट कर दिया, सॉरी मुझे क्या चाहिए वैल्यूएशन d की चाहिए,
या फिर मैं चलिए ना इसको x डैश कंसीडर कर लेता हूँ, इस डिस्टेंस को x डैश कंसीडर कर लेता हूँ, ये नहीं तो रहने देते ना, इसको d ही कंसीडर करते हैं। तो मुझे d की वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअल में कितना होगा मेरे पास a माइनस ऑफ d। अगर पूरे a में से मैं d को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे जो वैल्यूएशन बचेगी वो x डैश बचेगी या x बच रही होगी, x बच रही होगी। इसको x ही मैं लिख रहा हूँ, हाँ इसको मैं x ही लिख रहा हूँ, x ही लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस ऑफ x हो जाएगा। यही तो कर रहे थे हम लोग, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ, इतना ही तो कर रहे थे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, x की वैल्यू a स्क्वायर रूट टू माइनस ऑफ वन, तो d की जो वैल्यू आएगी वो a स्क्वायर रूट टू माइनस ए माइनस ऑफ ए और स्क्वायर रूट टू माइनस ऑफ वन। तो d की जो वैल्यू आएगी a कॉमन हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, वन माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, अगर मेरे पास यहाँ से कॉमन भी आए स्क्वायर रूट टू और ये स्क्वायर रूट टू माइनस ऑफ वन। तो जहां से ये वैल्यू हमें जो देखने को मिल रही होगी, तो एक्चुअल में अगर मैं माइनस सिंबल को भी बाहर ले आऊं तो ए स्क्वायर रूट टू माइनस ऑफ वन और ये स्क्वायर रूट टू माइनस ऑफ वन हो, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो डी की वैल्यू होगी माइनस ए स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। मतलब मेरे पास इसकी जो वैल्यूएशन होगी ओनली मेरे पास ये होगी स्क्वायर रूट टू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 10 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। माइनस सिंबल ऑफ ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये ओरिजिन पॉइंट को कवर कर चुका है, ओरिजिन पॉइंट को क्रॉस कर चुका है एक्चुअल में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली बस होगा, ये नहीं कि मतलब बोथ, बोथ के लिए तो हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव, the electric field at point on a diameter away from the center is directed। मतलब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रहा है कि एक हेमी स्फीयर है, ठीक है, एक हेमी स्फेरिकल, मैं ऐसे ले, ठीक है, डायमीटर मुझे इसका इसके अलोंग है, तो इसके सेंटर पे मेरे पास डायमीटर से अवे, मतलब कैसा, मेरे पास फील्ड एट पॉइंट ऑन डायमीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर इज डायरेक्टेड। मतलब मेरे पास इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा ड्यू टू ऑफ दिस हेमी स्फीयर इट पॉजिटिवली चार्ज के कारण, जो मेरे पास यहाँ पे इसके सेंटर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, अगर ये पॉजिटिवली ऑफ चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल मैं इसके किसी एक एलिमेंट के लिए कंसीडरेशंस करूं तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे आ रहा होगा और ये इससे थीटा ऑफ एंगल पे हो, सिमिलर उतने थीटा एंगल पे एक दूसरा भी तो एलिमेंट होगा जो कि इस डायरेक्शन पे लगा रहा होगा, ये डीई होगा। तो हमारे पास अगर ये डीई है तो अगर मैं देखूं तो इसका एक कंपोनेंट ये हुआ, ये मेरे पास कितना हो गया डीई कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दिखेगा वो डीई साइन थीटा। सिमिलर अगर ये थीटा इधर है तो ये मेरे पास कौन सा है डीई कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा। मतलब ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये डायमीटर्स के अलोंग जितने भी होंगे वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा कौन, जो डायमीटर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखेगा वो हेमिस्फेरिकल में परपेंडिकुलर टू डायमीटर बचेगा, क्योंकि ये भी एलिमेंट्स ऐसे ही लगाएगा, सिमिलर उसके इक्वल और अपोजिट दूसरे साइड से आ रहे होंगे। ठीक है, सब ऐसे आप चाहे जितने भी एंगल्स के लिए देखें सबके लिए सेम ही होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स बचेंगे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास कैसा है क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, ई की जो वैल्यू है क्वेश्चंस के हिसाब से तो हमारे पास मेंशन है 2 into 10 the power of 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, the direction of the field is reverse keeping the magnitude unchanged and a proton fall through the same distance and proton fall through same distance, the time of fall will be, ठीक, same in both cases, more in case of an electron, more in case of proton, independent of the charge। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, फॉल कर रहा है स्मॉल डिस्टेंस से इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो एजम्पशंस कर लेता हूं मैं कि मेरे पास चार्ज इधर जा रहा होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा। ठीक है,
जहां पे हमारे पास अगर इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ मेरे पास कैसा है, फील्ड इज रिवर्स। अब मैं क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को कैसा कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, अगर मेरे पास ये चार्जेस इधर जा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगी, मतलब ये डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हो, ये हो सकता है फॉल करना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। द टाइम ऑफ फॉल विल बी, टाइम ऑफ फॉल पूछा मतलब ये कंफर्म है कि इसमें डी एक्सेलरेशन अप्लाइड होना चाहिए। अगर ये एजम्पशंस ऐसे कर रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कंसीडरेशंस कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन पे है। अगर मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको नीचे की डायरेक्शंस पे लेके जाए, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे मेरे पास कौन सा है, प्रोटॉन है, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन में बोल रहा है कौन पहले गिरे। ठीक है, तो एक चीज आपको मालूम है कि अगर ये ड्रॉप हो रहा है तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दोनों कितनी है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का कैसा है, सेम है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन बस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये सेम होगा। और टाइम मुझे पूछा है, तो किस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, इक्वेशन सेकंड का। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बोथ केसेस में सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू ऑफ टी प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन इनटू कितना हो जाएगा, टाइम का ये स्क्वायर। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बोथ केसेस में अगर सेम है तो ये हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है तो ये 2s अपॉन ऑफ a इज इक्वल टू t, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, टू सेम, तो मुझे एक्सेलरेशन देखना है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऑफ एक्सेलरेशन, और फोर्स की वैल्यू q इनटू e अपॉन m इज इक्वल टू a, यही एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। लेकिन आपको मालूम है ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और सेम ये मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मेरे पास इसी तरह से अगर मैं अगले में देखूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्यू ई अपॉन ऑफ एम ई इज इक्वल टू ए ई। आपको मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेस देन ऑफ होगी मास ऑफ प्रोटॉन, और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास है एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये मुझे ये चीज दिखेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कौन सा, प्रोटॉन। मतलब मेरे पास जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा मेरे पास, एक्सेलरेशन। तो मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कैसा होगा, कम होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, प्रोटॉन का कम है, तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो मेरे पास सेम इन बोथ केसेस नहीं होगा, मोर मोर इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मेरे पास फॉल टाइम कम होगा, जिसका टाइम कम होगा मतलब वो जल्दी गिरेगा। मोर इन केस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉलिंग कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 12 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इस क्वेश्चन पे देखें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 द पावर ऑफ 3 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 10 द पावर ऑफ 3, सॉरी 10 द पावर ऑफ 3 वोल्ट पर मीटर along y-axis करो a body of mass 1 ग्राम and charge of कितना है मेरे पास 10 the power of -6 कूलम is projected into the field from origin along the positive x-axis with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब एक कौन से चार्ज को, एक चार्ज को जिसका मास को कितना है 1 ग्राम है, और इन चार्ज जो है वो मेरे पास कितना है 10 द पावर ऑफ -6 कूलम है, इज प्रोजेक्टेड इनटू द फील्ड फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द कैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी ऑफ कितने की वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड इन मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड इज नेग्लेक्टेड ग्रेविटेशन, मतलब मेरे पास 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी ये मुझे बताना है। तो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जब मैं इस डायरेक्शन पे देखूंगा तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब 1 सेकंड के बाद भी अगर मेरे पास कैसा, सॉरी, आफ्टर ऑफ 10 सेकंड, आफ्टर ऑफ t इज इक्वल टू 10 सेकंड में भी
वेलोसिटी ऑफ जो एक्स एक्सिस दिखेगी वो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड वो उसी वेलोसिटी में रहेगा। बट मेरे पास अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रेजेंट तो कर दिए। अब जैसे अगर देखिए तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, अब मैं अगर इसे ऐसे प्रोजेक्टेड किया हूं तो पॉजिटिव ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा। अब ड्यू टू ऑफ फोर्स मेरे पास एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, q इंटू ई बाई ऑफ कितना होगा m। ठीक, अब अगर ये चीज है आपके पास तो अब एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो है आपके पास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस आपके पास जीरो नहीं है, ये वैल्यू कितना है q इंटू ई अपॉन ऑफ m। चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 10 पावर ऑफ -6 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 पावर ऑफ 3 और मास की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, 1 इंटू 10 पावर ऑफ कितना है -3। ये कैंसिल आउट हुआ तो ए बाई की वैल्यू जो है वो 10 पावर ऑफ कितना हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन पे है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे। अगर मैं ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो मैं क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकता, डिस्प्लेसमेंट नहीं है सॉरी, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और टाइम है, तो मैं किस इक्वेशन का यूज करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy प्लस o ay डॉट ऑफ t। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो मेरे पास वहां पर से आंसर मिल जाएगा। ये कितना हुआ ay इज इक्वल टू, ठीक। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूएशंस पे आंसर कितना मिलेगा। ओहो एक सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया था ना कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे, अब बता ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 द पावर ऑफ 3 है और मास 1 इंटू 10 द पावर ऑफ -3 है। ये ऊपर जाएगा ना तो ये 10 द पावर ऑफ -6 इंटू 10 द पावर ऑफ -6 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ y कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास v बाय, अब इनिशियली आप देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर देखना भी चाहो तो अगर इनिशियल टाइम पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बस में जा रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल टाइम पे 0, एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस कितना है 1 और टाइम कितना है 10। तो vy की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी आफ्टर ऑफ 10 सेकंड, ठीक। तो जो फाइनल ऑफ स्पीड देखने को आपको मिलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा vy स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 10 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास, सी हो जाएगा, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन द फिगर सो देयर इज ए लार्ज शीट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास कितना सिग्मा, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस q and mass small m is projected from a point A on the sheet with a speed u with angle of projection such that it land at maximum distance from A on the sheet neglecting gravity find the time of flight पूछ रहा है, सॉरी फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पूछा है, जब वो मैक्सिमम रेंज को जा रहा है तब की कंडीशन में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज पूछा है तो आपको मालूम है कि r की वैल्यू मैक्सिमम तब मिलती है जब थीटा की वैल्यू ऑफ कितना डिग्री हो जाती है मेरे पास 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सीट है पॉजिटिवली ऑफ चार्ज सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसको पॉइंट ऑफ ए से एक चार्ज को यहाँ से फेंका गया है या थ्रो किया गया है जिसकी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी है मेरे पास u से अगर थ्रो किया गया है, क्वेश्चन में u मेंशन है और ऑप्शन में उसको v कर दिया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अपने मैक्सिमम रेंज को कवर कर रहा है तब की कंडीशन में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो आपको मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में वो होती है 2u sin थीटा अपॉन ऑफ कितना आप कहते हो, आप सोचो आप कितना कहते हो, अगर आपको अच्छे से याद हो तो देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये फॉर्मूला याद करो कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई डॉट ऑफ टी प्लस ऑफ कितना होगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ वाई डॉट ऑफ टी स्क्वायर। अब अगर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल जब यहाँ से गया और वापस यहाँ पहुंच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यू वाई डॉट ऑफ टी है प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन ऑफ y डॉट ऑफ t स्क्वायर। अब बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा y की डायरेक्शन में, आप देखो
मेरे पास एक सिग्मा सी टॉप है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाएगा और निगेटिव ऑफ चार्जेस पे जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, डाउन साइड आएगा। मतलब मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वाई जो आएगा वो मेरे पास कितना होगा, एफ ई अपॉन ऑफ एम आएगा और डाउन साइड आएगा, डाउन साइड के लिए हम निगेटिव लिखते हैं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि u बाई डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू हाफ a बाई डॉट ऑफ टी का स्क्वायर, एक t ऑफ टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास 2u बाई अपॉन ऑफ a बाई इज इक्वल टू कितना है, t है और u बाई मतलब ये एंगल ऑफ थीटा है। तो मेरे पास मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम रेंज कब मिलता है मेरे पास, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू की बात कर रहा है। तो आपको ये डायरेक्टली मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन ऑफ g की जगह पे अब एक्सेलरेशन ऑफ कौन सा है, y है और थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है। तो मेरे पास a y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू आप कितना लिखोगे, q into e अपॉन ऑफ m और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ ए शीट कितना होता है, सिग्मा अपॉन ऑफ कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, ये m एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप वैल्यू पुट करिए 2u sin की वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 45 डिग्री और a y की वैल्यू कितना हो जाएगा, q e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा m। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होगी वो 2u sin 45 की वैल्यू 1 बाय ऑफ रूट 2, ये कैंसिल 1 बाय ऑफ रूट 2 हो गया। अगले स्टेप में 2 एप्सिलॉन नॉट m बाय ऑफ कितना हुआ qe। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होगी वो 2 स्क्वायर रूट 2 और ये कितना हो गया u एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ m अपॉन क्यू ई हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर रूट 2। अगले स्टेप में आप कितना कहोगे, 2 स्क्वायर रूट 2, अगले में और कहीं पे आंसर ही नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2 स्क्वायर रूट 2 एम वी, ठीक है, एप्सिलॉन। ओ एक सेकंड क्यू इनटू ई में लिख दिया क्या, नहीं 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 सॉरी ना, सॉरी ये सिग्मा है ना, हर बार मैं इसको ई खोज रहा हूँ, मैं ई की वैल्यू अभी पुट करने वाला, ये सिग्मा है, सॉरी ये जब वैल्यू आप पुट करोगे तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा छूट गया था मेरे से, सॉरी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपके पास इतनी आएगी जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा 14 का ए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करो और थोड़ा ज्यादा देखा मतलब देखो उसको, उसके बाद पहले देख लो क्वेश्चन, उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करो और जब सॉल्व नहीं हो रहा तब आप सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। और अगर करेक्ट हो गया सॉल्यूशंस, ऑप्शन आप मैच कर गया है, तो आप सिर्फ लास्ट और फाइनल अप्रोच पे वीडियो पे आओ और वहां पर देखो, और बाकी ज्यादा जस्ट नॉर्मल प्रोसेस है, ज्यादा प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।